मैं हूं रुबा अंसारी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। कल हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई जिसमें हमने आपको बताया कि गौ कशी के या गौ हत्या के शक में बजरंग दल वालों ने एक मुस्लिम व्यक्ति को किस कदर पीटा। आपने देखा होगा कि जब से इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं, लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आए हैं, बीजेपी जब से फिर से सरकार में आई है, तब से इस तरह के लिंचिंग के मामले जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि चाहे वो झारखंड की बात करें या हम वेस्ट बंगाल की बात करें, चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, हर जगह कहीं ना कहीं लिंचिंग जैसे जो मामले हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कल हमने आपको बताया कि खुद देश की राजधानी दिल्ली में इस तरह का मामला हुआ। हमारे साथ जिनके साथ ये हादसा हुआ वो हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे आखिर जानेंगे कि जो पूरा हुआ, जो मामला हुआ वो कैसे हुआ, किस तरह उन्होंने आपको पकड़ा, क्या कहा। मैं सारी चीजें इनसे जानना चाहूंगी। सबसे पहले तो आपका नाम क्या है और आपकी उम्र बताइए। फारूक नाम है, 35 साल उम्र। फारूक जी, क्या हुआ था उस दिन एग्जैक्टली? आप किस तरह गए गोश्त लेने के लिए, किस तरह उन्होंने पकड़ा, वो सारी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक। हम गाजीपुर स्लेटर हाउस से निकले गाड़ी में अपनी माल लेके। 3 लड़के थे हम, मैं, फारूक और 2 मेरे साथी फहीम और फैजान। हम लेके चले गाजीपुर, वो कड़कड़नुमा फ्लाईओवर के ऊपर हमें घेर रखा था पहले ही। वो 12:30 बजे से हमारी ताक में बैठे थे। उन्होंने हमें पकड़ा, करीब 80-90-100 आदमी के करीब इतने होंगे। उन्होंने हमें गाड़ी में से खींचा और मारा और मुझे अलग ले गए थे काउंटर करने के लिए कि इसे मारेंगे, गोली मारेंगे। मतलब 5 आदमी मुझे लेके चले गए थे गाड़ी में और फैजान और फहीम को वहीं पुल के ऊपर सब आदमियों ने ले लिया था। वहीं मार रहे थे उन्हें मेरे सामने ही, और मुझे गाड़ी में कूनियां मारी मेरे, और मारने के बाद में मुझे कहीं जंगलों में लेके गए। वहां मुझे बहुत मारा गाड़ी में से निकाल के, और गाड़ी में से निकालने के बाद में एक ने ये बोला कि इसकी गोली यहाँ मार देते हैं। सामने एक मेडिकल स्टोर खुला हुआ था, दूसरा बोला यहाँ बेहतर नहीं रहेगा, यहाँ सही नहीं रहेगा, यहाँ स्टोर में कैमरे होते हैं तो यहाँ इसे गोली मारनी सही नहीं है, इसे गांव लेके चलते हैं हम। ऐसे उनकी बातें हो रही थी आपस में। मुझे मार भी बराबर रहे थे वो। फिर मुझे गाड़ी के अंदर दोबारा डाला, फिर मेरा बहुत कूनियां मारी, आगे चले बहुत दूर तक जाने के बाद। बताया वो कौन लोग हैं और क्यों मार रहे हैं? कौन लोग हैं मैं बताता हूँ आपको कि वहाँ काफी दूर जाने के बाद में एक का फोन बजता है उनमें से, तो वो कहता है, फोन की बेल देखते ही, रिंग बजते ही, कि सब हाथ रोक लो, बोलना मत, कोई मत। रोकी भाई का फोन आ रहा है, रोकी भाई का, जो उनका बॉस होगा रोकी भाई। तो मुझे भी छुपा दिया कि बोल, आवाज न निकल जाए, क्योंकि मैं तकलीफ में था, रो रहा था, कर्रा रहा था मैं, तो मुझे भी छुपा दिया था। रोकी भाई से बात करी, वो फोन काटने के बाद में बोले इसे छोड़ो, मारना नहीं है, जान से नहीं मारना। मतलब रोकी भाई बोल रहे हैं कि चलो वहां लेके इसे। फिर मुझे कोई करीब 1 घंटा, पौन घंटे के करीब में फिर दोबारा वहीं फ्लाईओवर के ऊपर, जहां मुझे फहीम और फैजान मिले, जहां मैं छोड़ के गया था उन्हें, तो आधा पौन या 1 घंटे के करीब मुझे मारा है उन्होंने। जान से मारने के इरादे से ले गए थे मुझे। कोई रोकी भाई है, रोकी भाई हमें वहां मौजूद मिले जब हम पहुंचे पुल पे, फ्लाईओवर के ऊपर, फ्लाईओवर के नीचे ले गए फिर हमें। तो रोकी भाई को हमने अपनी आंखों से देखा। रोकी भाई जो है तो मेन सरगने वो हैं, इनके जो बॉस हैं तो वो रोकी भाई हैं। रोकी राणा नाम से उन्हें जाना जाता है। और ये जितने भी हैं सब 80, 90, 70 जितने भी आते हैं सब उन्हीं के हैं। मैन जो है तो रोकी राणा है। अच्छा, आप कब से उस जगह से माल लेके आ रहे हैं? क्या कभी पहले इस तरह की घटना हुई है? पहले कभी दुर्घटना ऐसी नहीं हुई है आज तक हमारे साथ। बाकी हम जो है तो सुनते थे कि आज बजरंग दल वालों ने वहाँ ये कर दिया, आज वहाँ कर दिया। हमारे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं था, अब हुआ है हमारे साथ। आप कब से वहाँ से खरीदारी कर रहे थे अपने माल की? अब बकरीद के बाद से कर रहे थे हम। बकरीद के 1 हफ्ता तो हमारी छुट्टी रहती है। अब अंदाज लगा लो कितने दिन होंगे। 1 हफ्ता तो हमारी छुट्टी में निकल गया था, वो 8 दिन बकरीद के। बकरीद के बाद से हमने करा होगा तो 20 एक दिन, 18 एक दिन समझ लो। अच्छा, जो रिपोर्ट उन लोगों ने लिखवाई है उसमें कुछ ऐसा लिखा है कि आप लोग अवैध माल लेके जा रहे थे, गौ कशी कर रहे थे, क्या इस तरह का कोई मामला? उन्हें सरकार ये कोई लाइसेंस तो देने लगा है कि हमें मारे पीटे या जय श्री राम के हमसे नारे लगवाए। अवैध भी है, हम अवैध भी अगर करते हैं तो अवैध में वो ये कर सकते हैं लोग कि पकड़ के पुलिस के दे सकते हैं, हमें मार नहीं सकते। कि जान से मारना या पिस्टन मेरे यहाँ लगानी और गोली मारना, भेजे पे रखनी या जय श्री राम बोल, ये सरकार उन्हें परमिशन देती है या उन पे लाइसेंस है? हमारे जो सुनने में आता है कि ये सरकारी आदमी है, इन्हें लाइसेंस मिला हुआ है, इन्हें ये मिला हुआ है। तो अगर चलो मिला हुआ भी है, पहली बात तो उन पे है नहीं कुछ। अगर मिला हुआ भी है तो वो गाय की रक्षा कर सकते हैं। जब भैंस है तो उसमें कुछ नहीं कर सकते, वो पुलिस को पकड़ के दे सकते हैं हमें सिर्फ। कहाँ से ला रहे थे आप? गाजीपुर स्लेटर हाउस से हमने पर्ची दिखाई है, पर्ची हमारी थाने में है। आपके पास पर्ची थी जो आपका माल था? 5 पर्ची थी, 5 जानवर थे, 5 पर्ची थी हमारे पास मौजूद। ओके। और फिर आप जब उन लोगों ने आपको छोड़ दिया उसके बाद आपने क्या किया?
उसके बाद में बुरी हालत में थे हम, अपने अपने इलाज कराए हमने। मेरा इलाज अभी तक अधमरी हालत है मेरी, उठ नहीं सकता, उठ गया तो बैठ नहीं सकता, बैठ गया तो उठ नहीं सकता। मेरा फिलहाल ये है। पुलिस में गया? पुलिस में गए हैं, आईओ से बात चली है। आईओ साहब कह रहे हैं कि हम उन्हें उठाएंगे, एक्शन लेंगे पूरा। आज आईओ साहब कोर्ट में बिजी थे, उन्हें टाइम नहीं मिला आज। कौन गया था आपके साथ? क्या रिपोर्ट में लिखवाया आपने पुलिस में? पुलिस में हम फैजान, मैं और फहीम तीनों गए थे। बाकी फहीम बताएंगे फहीम ने क्या लिखवाया। मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं 2 जीना चढ़ के रिपोर्ट लिखवाता ऊपर, मैं नीचे बैठ गया था। मगर हमारे फहीम जो है भाई, वो गए थे रिपोर्ट लिखवाने कि उन्होंने क्या लिखवाई है, एफआईआर जो कराई है। इन्होंने बताया आपको कि उन्होंने एफआईआर कराई है, लेकिन जहां तक हम खुद पता करने गए, पुलिस के पास गए, तो इनकी एफआईआर दर्ज ही नहीं है। इनकी बहन साथ में है, ये गई थी एफआईआर लिखवाने के लिए। क्या बताया? मैं गई थी, पुलिस वालों को सारी बात बताई कि इस तरीके का मारा ही ने, तो बोले कि हम एफआईआर लिखेंगे और हमें कल शाम तक की मोहलत दो, तुम्हारे सामने उठा के लाएंगे और तुम्हारे ही सामने नहीं मारेंगे जैसे तुम्हें मारा गया। और फिर हमने एफआईआर नंबर के लिए उनसे कहा तो बोले हम कल तुम्हें पहुंचा देंगे। फिर कल के बाद में उन्होंने कोई नंबर नहीं पहुंचाया, अभी तक उनसे कोई बात नहीं हो पाई। और फिर वो रात जो नंबर दिया है, तो वो नंबर भी सुनने में आ रही है कि आप लोग बता रहे हो कि वो नंबर भी गलत दिया। तो आपको मैं ये बता दूं, जो नंबर इन्हें दिया है इनका एफआईआर बता के, वो इनका एफआईआर ही नहीं है। ये एफआईआर वो है जो खुद बजरंग दल वालों ने इनके खिलाफ लिखवाई थी। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट अमन रिजवी भी मौजूद है, जो इस मामले पर पूरी नजर रखे हुए हैं। क्या लग रहा है आपको, देश में जिस तरह का माहौल बन रहा है, क्या कारण क्या है इसके पीछे? देखिए, कारण ये, एक तो हम लोगों की चुप्पी है और दूसरी बात हम लोग अवेयर नहीं, इन लोगों को यही नहीं पता। क्योंकि जब इन लोगों का, आप भी मेरे साथ थी 11 तारीख में जब ये मुद्दा मेरे पास आया, और एक तैयबा हैं, तो मेरी फ्रेंड है, उनका मेरे पास रात 1 बजे के करीब कॉल आई। तो उस वक्त रूबा अंसारी मेरे साथ थी, अंजुम, एडवोकेट अंजुम मेरे साथ थी, और हम लोग दरगाह निजामुद्दीन से आ रहे थे। तो उन्होंने कहा इस तरह हो गया, उन्होंने मुझे वीडियो भेजे, वीडियो पे भी लिखा हुआ टीम रॉकी राना दिल्ली, ये लिखा हुआ है पूरा। हम लोगों ने देखा, तो फिर मैंने इनको कॉल करा, मैंने कहा आप लोग एफआईआर कराइए, और कल पूरा दिन इन्होंने एफआईआर में लगाया। इसीलिए कल मतलब फरहान या हिंदुस्तान लाइव है, उनको मैंने बात की, तो उन्होंने कहा जब तक एडवोकेट साहब नहीं होंगे, एफआईआर नहीं होंगे, हम लाइव नहीं करेंगे। तो हम अपनी टीम लेकर आए, हम सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हमारी टीम में, एडवोकेट मुश्ताक साहब को लेकर आए, एडवोकेट अंजुम को लेकर आए, मिलत टाइम से रूबा को लेकर आए कि अब मामला शायद एफआईआर वगैरह हो गया। लेकिन जो एफआईआर इन्होंने बताई, वो एफआईआर तो इनके खिलाफ है, मतलब वो बजरंग दल वालों ने उल्टा इनके खिलाफ लिखवाई है। और जैसे आपने कहा कि इसके पीछे वजह क्या है, रूबा सबसे पहले वजह यही है कि जब इस तरह के हादसे होते हैं तो लोग इसको प्रमोट करते हैं। कमाल की बात ये, इन लोगों को मारा जा रहा था, इस्लाम को गालियां दी जा रही थी, मतलब वो हिजड़े जो थे, जिनको बाप बनने का शौक था, जिनकी माँ जो थी एक तरह से एक बांझ थी, उनको बाप बनने का शौक चढ़ा, तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे बाप हैं, मतलब तुम्हारी माँ बांझ है, तुम्हारी माँ बांझ है तो इलाज करा लो, अरे दूसरी शादी कर लो, इस्लाम में प्रावधान है, अगर एक से बच्चा नहीं होता दूसरी जगह ट्राई करो जाकर। तुम 35 साल के आदमी का बाप बनने के लिए तैयार हो, या तुम नपुंसक हो तो बहुत अच्छे दवाखाने खुले हुए, खूब मर्दानगी का इलाज होते हैं, जहां पर उठते कुछते लिए जाते हैं, जिससे मर्द बन जाओगे, बाप बन जाओगे। तो मतलब बाप बनने के लिए भी इनको मुसलमान चाहिए, मुसलमानों के बाप बनेंगे हिजड़े सारे के सारे। और उसके बाद इनकी वीडियो बना के बजरंग दल दिल्ली के पेज पर ये वीडियो वायरल करी जा रही है। कमाल की बात है, अगर हम कोई भी सोशल मीडिया पर एक भी पोस्ट करते हैं, एक मजाकिया पोस्ट भी करते हैं, तो मार्क जकरबर्ग भैया को बड़े पेन होते हैं। मार्क जकरबर्ग भैया हर तरफ से हमारी पोस्ट डिलीट कर देते हैं और हमें ब्लॉक मार देते हैं। तो जब ये इस तरह की पोस्ट होती है, इन लोगों पर कार्रवाई नहीं होती, तो इसकी जिम्मेदार हमारा शासन, हमारा प्रशासन। जब ये वीडियो हमारे पास आ गई, तो क्या ये थाने में नहीं गई होगी? क्या पुलिस वालों ने नहीं देखा होगा कि बात इलीगल की तो है ही नहीं? अरे भाई, जब इनके पास पर्ची थी और तुम कह रहे हो कि मम्मी थी, यम्मी थी, जो खुद खा के यम्मी मम्मी बताते हैं, तो वो मम्मी जो थी, अगर मम्मी तुम्हारे बगल तुम्हारी मम्मी थी, जो तुम जिनको खा के तुम यम्मी करते भी हो, तो तुम इनको पकड़ के पुलिस में देते, दूध का दूध पानी का पानी होता। तुम अब्बा बतूले बन के कैसे इनको मार रहे थे और मॉब लिंचिंग करने की कोशिश करते, वीडियो बनाकर बाप बन रहे थे। तो वजह यही, पूरा सिस्टम जो है वो करप्ट है, पूरा सिस्टम जो है इस वक्त मुसलमान पे ठहरा हुआ है। बस वही के गाय गोबर, मंदिर मस्जिद, तीर त्रिशूल तलवार, इसी पे पॉलिटिक्स चलती है। और जैसे इलेक्शन में इनकी एक तरह से कहिए कि हैंडीकैप सरकार आई, तो ये एक तरह से ये खींच का शिकार है। इनको मतलब एक तरह से मुसलमानों को जिम्मेदार मानना है कि मुसलमानों की वजह से हम हारे हैं। तो मुसलमान तो बेचारा हर तरह से पिटता है। अपोजिशन मजबूत होती है तब भी मुसलमान पिटता है, अपोजिशन कमजोर होती है तब भी मुसलमान पिटता है, बीजेपी सत्ता में आती है तब भी मुसलमान पिटता है, बीजेपी नहीं होती तब भी मुसलमान पिटता है। तो इन चीजों के लिए एक मतलब कुछ ना कुछ होना चाहिए, मुसलमानों को भी आगे आना चाहिए। कुछ तंजीमें हैं हमारी, उन लोगों को काम करना चाहिए। वो 2-4 लोग क्या करेंगे? हमारी लीगल टीम लगातार काम करती है इस पे।
इनको इतनी हिम्मत कैसे मिल जा रही है कि सरेआम इकट्ठा हो जा रहे हैं और मुसलमानों को इस कदर पीट रहे हैं, खुद वीडियो बना रहे हैं, खुद अपने ही पेज पर डाल रहे हैं। इन्हें किसी बात का, इन्हें सरकार का, प्रशासन का कोई डर नहीं रहा कि इन्हें लगता है कि बीजेपी की सरकार आ गई है तो हम सुरक्षित हैं। अरे आपने अभी देखा होगा, मुश्किल से 20 दिन पहले की बात है, संगम विहार में एक मंदिर अध्यक्ष, बीजेपी का मंदिर अध्यक्ष, वहां पुलिस दो थानों के एसएचओ बैठे हुए और उनसे कह रहा है कि 48 घंटे में अगर तुमने कार्रवाई न करी तो मैं 2 लाख हथियार बांट के इन तमाम मुसलमानों को कटवा दूंगा। 48 घंटे का टाइम दे रहा हूं, एसएचओ के सामने दे रहा है। तो इनको हौसले तो बढ़ेंगे। जब आप पुलिस के संरक्षण में इस तरह की बातें कर रहे हैं, मारने काटने की बातें कर रहे हैं, तो आपने क्या मुसलमानों को भेड़ बकरी समझ रखा है? और फिर अगर रिएक्ट होता है, अव्वल बात तो मुसलमान रिएक्ट करता ही नहीं, रिएक्ट होता है तो आप हमें जिहादी, तो पाकिस्तानी, तो ईरानी, तो तुरानी करके बना देते। तो इस तरह नहीं होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए हर एक को। अगर भारत, ये तो आप कहिए कि संविधान से नहीं चलता, अगर संविधान से चलता है तो उस संविधान पे हमारा भी उतना ही हक है। हमें भी उसी संविधान के थ्रू इंसाफ मिलना चाहिए, हमारी भी एफआईआर होनी चाहिए, हमारे लिए भी लोग खड़े होने चाहिए और हमारे लिए भी पुलिस को इसी तरह कार्रवाई करनी चाहिए जैसे किसी मुसलमान को देख के एकदम से कार्रवाई करती हो और तमाम चैनल सुबह शाम चलाना शुरू करता है, जिहादी पकड़ा गया, फलाना पकड़ा गया, पाकिस्तान से कनेक्शन, तो अलकायदा से कनेक्शन। तो ये होना चाहिए। कमजोरी हमारे सिस्टम की है, कमजोरी हमारे एक तरह से पुलिस महकमे की है, कमजोरी हमारे उस स्ट्रीम चैनल की है जिसको हम चौथा स्तंभ कहते हैं, वो हमें नहीं दिखाता। मैंने ये देखा है कि जब से फिर से सरकार लौट के आई है 4 जून के बाद से, जब से रिजल्ट आए हैं, बीजेपी फिर से आई है, कम से कम 16 से 17 मॉब लिंचिंग कह लीजिए या मॉब अटैक कह लीजिए, उसमें कई जानें भी जा चुकी हैं, लगातार बढ़ रही हैं। तो एक पैटर्न बन गया है कि ये हो रहा है, फिर ये हो रहा है, फिर कभी गाय के नाम पे हो रहा है, स्पेशली गौवंश के इस चीज के नाम पे हो रहा है। तो क्यों ये चीजें लगातार? मैंने कहा ना कि मुसलमान बेचारा बहुत ज्यादा, हिंदुस्तान का मुसलमान को एक हैंडीकैप्ड बनाकर रेंगने के लिए छोड़ दिया जाता है। आप ये देखिए, सबने गठबंधन को भर भर के वोट दिए, आप मजबूत हो गए। क्या अब इस वाले मुद्दे को कांग्रेस ने आके करा? क्या यहाँ पर ये जो हमारे दिल्ली के कट्टर ईमानदार बनते हैं, हमारे जो केजरीवाल है, मफलर गैंग वाले, वो या चलो वो तो जेल में है, बेचारे कह देंगे मैं तो जेल में हूं, उनके जितने यहाँ पर चेले चपट्टे, उनके नेता, उनके विधायक, उनके काउंसिलर, क्या वो यहाँ पर आए? वो पहुंचे, उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं, हम लीगल टीम दे रहे हैं, हम आपके साथ एफआईआर कुछ करा? तो ये कि मुसलमानों को तो ठगा जाता है, कभी गठबंधन के नाम पे ठगा जाता है, कभी वैसे ठगा जाता है। तो मुसलमानों की तंजीमें भी मुसलमानों के साथ नहीं खड़ी होती और इस तरह की जो मॉब लिंचिंग मुसलमानों के साथ हो रही। अब आप मॉब लिंचिंग करिए, अब आप देखिए उत्तर प्रदेश में लगातार बैक टू बैक 4 मौलानाओं को मार दिया गया, बर्बरता से मार के उनको मस्जिद के बाहर घसीट के मारा गया, वहां पर भी कोई कार्रवाई नहीं। तो अब ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान की पूरी पॉलिटिक्स जो मुसलमानों को डराकर, जैसे कहते हैं ना जियो पॉलिटिक्स, ऐसे मुसलमान पॉलिटिक्स चल रही है कि मुसलमान को डराए जाओ, दलितों को कंट्रोल कर लो, मुसलमानों को डराए जाओ, पूरा देश चला लो। मतलब अपोजिशन भी हमारी दुश्मन, अपोजिशन भी हमारा नाम लेते हुए डरती है। अगर हमने मुसलमानों का नाम लिया तो कांग्रेस मुल्ला पार्टी हो जाएगी, आम आदमी मुल्ला पार्टी हो जाएगी। तो मुसलमान जाए तो किधर जाए, किस तरफ जाए? संविधान में जाता है तो हमारी थानों में सुनवाई नहीं होती। पहला स्टेप हमारा एफआईआर होता है। अगर हम कहीं भी किसी भी कोर्ट में अपना मुकदमा लेकर जाते हैं तो पहला स्टेप जाहिर सी बात है हम थाने में जाएंगे, एफआईआर कराएंगे। अगर हमारी एफआईआर ही नहीं हो रही और हमारे ही खिलाफ एफआईआर हो रही है तो हम फिर लोअर कोर्ट, तो हाई कोर्ट, तो फिर सुप्रीम कोर्ट कैसे जाएंगे? और इतने गरीब लेवल पर जो इंसान होता है जिसको अभी पढ़ाई नहीं पता है, कारोबारी है, लोग कुरैशी फैमिली से आते हैं। और अभी आपने देखा कि मध्य प्रदेश में भी 11 कुरैशियों के मकान तोड़ दिए गए सिर्फ इसलिए कि इनके फ्रिज में मम्मी हो सकती थी, यम्मी यम्मी गोश्त हो सकता था, कोई छानबीन नहीं हुई। तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ मुसलमानों को तो सिर्फ इनको पता चल जाए कि इसका नाम मुसलमान है, बस इसका पकड़ के मकान बुलडोज करना है, इसकी मॉब लिंचिंग जो भी कर सकते हैं मुसलमानों के खिलाफ करते हैं। और वही वाली बात फिर रह जाके आ जाती है कि हमारे देश में जितनी भी हमारी मुस्लिम तंजीमें हैं उनको आगे आना चाहिए। मुसलमानों को कुछ इस तरह की अपने महल्ले की कमेटियां बनानी चाहिए कि अगर कुछ भी होता है तो कम से कम महल्ला एक्टिव हो, महल्ले के बाद इलाका एक्टिव हो, फिर स्टेट एक्टिव हो और फिर वो बात जो है एक इंटरनेशनल सतह पर जाए। ठीक है, हमारे साथ एडवोकेट मुश्ताक साहब भी मौजूद है जिन्होंने अभी इस केस को जाना है, इससे पढ़ा है। वहाँ जो एफआईआर इनको मिली है, इनके मुताबिक इनकी एफआईआर, लेकिन वो एफआईआर इनकी नहीं थी, हमें इनसे ही पता चला। हम उस एफआईआर के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो एफआईआर आखिर क्या है। इन्होंने हमें फोन किया था, जो फोन पे इन्होंने हमें बताया था एफआईआर नंबर, एक मिनट में आपको बता रहा हूं ना, 183 एफआईआर नंबर बताया था, इनकी है, इनकी कंप्लेन पर रजिस्टर्ड की गई है, जबकि ऐसा नहीं है। इनके खिलाफ ये कंप्लेन रजिस्टर्ड की गई है और ये एफआईआर 271 बीएनएस के तहत और 11L प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट के थ्रू इनकी एफआईआर रजिस्टर्ड की गई जो इनके खिलाफ है। जबकि आईओ ने इनको बताया था कि ये एफआईआर इनकी कंप्लेन पर रजिस्टर्ड की गई, इनकी कंप्लेन पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है।
इनको ये बता दिया गया कि हमने आपकी एफआईआर लिख ली, इनकी बहन गई लिखवा के आई, लेकिन इनकी एफआईआर नहीं लिखी गई। इनके साथ जो घटना है उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया। इनको जो एफआईआर नंबर दिया ये उनका एफआईआर नंबर दे दिया जो उन्होंने लिखवाई थी। एक चीज और मैं जानना चाहूंगी, जैसे कि इन्होंने बताया कि इनके पास पूरी पर्ची थी जो वो मास्क लेकर आ रहे थे, क्योंकि उस पे बैन नहीं है, उसकी पर्ची इनके पास थी। उसके बावजूद इनको पीटा गया और पर्ची भी इन्होंने दिखाई। फिर भी तो क्या लग रहा है कि ये धर्म के नाम पर ही सिर्फ मारा गया या इनकी मंशा ही थी कि इनको परेशान करना है, डराना है, धमकाना है? क्या लग रहा है आपको? देखिए, ऐसे वीडियो जो देखा है हमने, उसमें धर्म के नाम पर इनको मारा और पीटा जा रहा है। इनकी बहन ने जो कंप्लेन वहां पुलिस स्टेशन में दी है और इन्होंने जो पर्ची पुलिस स्टेशन में सबमिट की है, वो पर्ची लॉफुली है। जब भी स्लॉटर हाउस से कोई भी पर्ची इशू होती है वो लीगली होती है, इलीगल नहीं होता है। और वो लीगल पर्ची इन्होंने पुलिस स्टेशन में सबमिट की है। उसके बावजूद पुलिस वालों ने इनके खिलाफ क्रुएल्टी, एनिमल को क्रुएल करने के लिए, एनिमल की हत्या करने की अपराध इनके खिलाफ रजिस्टर्ड किया है, जबकि इन्होंने साक्ष्य कोर्ट पुलिस को दिया है कि ये पर्ची है जो गाजीपुर ने स्लॉटर हाउस ने हमें इशू किया है। लेकिन उसके बावजूद भी इनके खिलाफ, इनकी कंप्लेन पे ना एक्शन लेते हुए इनके खिलाफ एक्शन लिया गया और हेड कांस्टेबल रामपाल सिंह जी ने इनके खिलाफ कंप्लेन दर्ज कराई है जो पुलिस स्टेशन में दर्ज है। ठीक है, यानी जुल्म भी इन्हीं पर हुआ और जो सजा है, जो कंप्लेन है, वो भी इन्हीं के नाम पर हो गई। ये हमारी स्पेशल रिपोर्ट थी। आप देख रहे थे मिल्लत टाइम्स में, हूं रूबा अंसारी।